हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीए फाइनल कोस्टिंग के चैप्टर नंबर 5 को, जो कि है कोस्ट मैनेजमेंट फॉर द स्पेसिफिक सेक्टर। चलिए देखते हैं। इसमें बेसिकली तीन सेक्टर्स में इसको बांटा हुआ है: पावर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर। पावर सेक्टर अब सबसे पहले देखते हैं। बेसिकली जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं वो एक मेन सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का इंडिया में। इसमें बेसिकली वेरिएशन देख सकते हो आप थर्मल पावर स्टेशंस में। ये डिफरेंट फ्यूल सोर्सेज के हिसाब से होती है। लाइक कोई आपका कोयले के थ्रू चल रहा है, या कोई नेचुरल गैस के थ्रू चल रहा है, कोई नेफ्टा के थ्रू चल रहा है। इन थर्मल पावर प्लांट के अलावा दूसरे एनर्जी सोर्सेज भी होते हैं हमारे, जिसमें आपकी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो जाती है, सोलर पावर है, विंड पावर है, न्यूक्लियर पावर है, ये सारी चीज़ें। की रिस्क क्या होती है इन सेक्टर्स में? सबसे पहला क्या है, काफ़ी कैपिटल इंसेंटिव है, मतलब बहुत पैसा लगता है। लाइक लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड है, लंबे टाइम तक आपको बेसिकली इसमें देखना पड़ता है। और जो रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं 7 से 8 साल की होती है। कंस्ट्रक्शन पीरियड 7 से 8 साल इनको बनाने में लगते हैं। और जो ऑपरेटिंग पीरियड है 25 साल तक होता है ये। जो आपके प्रोजेक्ट हैं बेसिकली उनका लॉन्ग टाइम फ्रेम होता है, और बेसिकली इनहेरेंट रिस्क होते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हिसाब से। कोल सप्लाई पोजीशन 50% से ज़्यादा जो इंडिया की जनरेशन कैपेसिटी है वो कोल बेस्ड है। जो शॉर्टेज है कोल की वो एक्यूट है, और जो आपकी पावर जनरेशन कंपनीज है वो इंपोर्टेड कोल की तरफ देखती है, और अल्टरनेटिव देखते हैं डोमेस्टिक कोल का क्या है। इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिसिटी जितनी भी जनरेट की जा रही है पावर प्लांट के अंदर, वो बेसिकली कॉम्प्लेक्स सिस्टम के थ्रू चलती है। इसको बेसिकली आप ग्रिड भी बोल सकते हो। और जो इलेक्ट्रिसिटी सबस्टेशंस होते हैं, ट्रांसफार्मर है और पावर लाइंस है, वो कनेक्ट होती है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के थ्रू। जो लोकल ग्रिड्स होती हैं वो इंटरकनेक्टेड होती हैं रिलायबिलिटी और कमर्शियल पर्पज़ के लिए। लाइक आपकी जो लोकल ग्रिड्स हैं, एक पावर प्लांट है, वहाँ से पूरी पावर आई, उसको फिर आपने स्टेट लेवल पे डाला, फिर उसमें उसके आपने लोकल हर शहर में फैलाना चाहा, तो वहाँ पे अलग अलग ग्रिड्स लगी होती हैं। जो बड़े बड़े खंभे देखते होगे आप, वो चीज़ डिपेंड करती हैं। ये वैसे कोऑर्डिनेशन और प्लानिंग बनाती है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का। फीचर्स क्या हैं पावर सेक्टर की? एक तो लिमिटेड नंबर ऑफ सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब आपकी एक तो जो सप्लायर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी है वो काफ़ी कम है, ज़्यादा नहीं है, लिमिटेड है बिल्कुल। टैरिफ जो आपका डिटरमाइन किया जाता है वो बेसिकली कॉस्ट के बेसिस पे होता है, कि आपकी अलग अलग पॉइंट ऑफ द ऑपरेशंस के बेसिस पे क्या कॉस्ट लग रही है। स्टेक होल्डर्स होते हैं एग्जिस्टिंग और फ्यूचर कंज्यूमर्स के हिसाब से, इंडस्ट्री के हिसाब से, गवर्नमेंट के हिसाब से, ये बेसिकली अलग अलग स्टेक होल्डर्स होते हैं। कंटिन्यूस ग्रोइंग डिमांड है इलेक्ट्रिसिटी, ये कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है। फ्लेक्सिबिलिटी कोस्ट एलोकेशन है, जो आपकी कोस्ट है फ्लेक्सिबिलिटी के बेसिस पे एलोकेट होती है, फ्लेक्सिबल होती है। जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉस होता है और इनएफिशिएंसी है, वो जनरेशन और कंजप्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी के बीच में काम करती है। इनडिसिप्लिन कंज्यूमर्ड है। और जो कंटिन्यूस नेटवर्क है जनरेटर के बीच में, ट्रांसमीटर के बीच में, डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच में, ये सारी चीज़ें हैं। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो रेगुलेटेड की जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। और जो एनर्जी सब्सिडीज़ होती हैं वो डायरेक्ट इम्पैक्ट डालते हैं नेशनल ट्रेजरी पे, जो इफेक्ट करती है लॉन्ग टर्म ग्रोथ को और पोटेंशियल ऑफ द इकोनॉमी को। एप्लीकेशन क्या है कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक की पावर सेक्टर में? डिटरमाइन करती हैं प्राइसेस को, रेगुलेट करते हैं टैरिफ को, डेवलप करते हैं फ्लेक्सिबल कॉस्ट एलोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन लॉस होता है, और जो इनएफिशिएंसी गैप एनालिसिस होता है वो चीज़ें काम करती हैं इस सिस्टम के हिसाब से। मल्टी डायमेंशनल कॉस्टिंग कैलकुलेशन किया जाता है आपका। और जो पावर एनालिसिस होते हैं या रिपोर्टिंग है उसके बेसिस पे आपकी की जाती है वहाँ पे क्या कुछ होगा। वैल्यू चेन एनालिसिस इंश्योर करता है जो आपकी वैल्यू क्रिएट की जा रही है हर एक्टिविटी में, इनबाउंड और आउटबाउंड एक्टिविटीज़ के हिसाब से वो पावर कंपनीज ने पूरी तरह काम किया है। ये बेसिकली स्टार्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से और पॉइंट ऑफ सप्लाई से, और डिस्ट्रीब्यूट पे सिर्फ ख़त्म होती है इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट पर, डिस्ट्रीब्यूट करने पे। लाइक आप जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो जब तो एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएंगी, और आप जब डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे उसके बाद आपकी ख़त्म हो जाएंगी। बेसिकली यही है कि इनबाउंड जो आपका अंदर का सारा काम होगा, ऑपरेशंस कर रहे हो, इन्वेंट्री है, मैनेजमेंट है, वर्क फोर्स मैनेजमेंट करना है, इनबाउंड हो गया। आउटबाउंड जो सप्लाई करने के लिए चीज़ें लगती हैं वो है जनरेशन एंड ट्रेनिंग। सबसे पहले आपका वर्चुअल पावर प्लांट होता है, और उसके बाद रिमोट मॉनिटरिंग की जाती है, कंट्रोल किया जाता है डिसेंट्रलाइज जनरेशन्स पे। डिजिटल सप्लाई चेन है, रियल टाइम एनर्जी ट्रेडिंग है, और जो प्रोसेसिंग के थ्रू काम चल रहा है।
उसके बाद ट्रांसमिशन, जो कंडीशन मॉनिटरिंग की जाती है या ग्रिड स्टेबिलिटी होती है मैनेजमेंट ऑफ द रिन्यूएबल जनरेशंस के बेसिस पे। डिस्ट्रीब्यूशन और मीटरिंग, स्मार्ट मीटर्स होते हैं और एनर्जी टैरिफ्स लगे होते हैं, स्मार्ट ग्रिड्स होते हैं, कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस होती है, डिजिटल और मोबाइल वर्कफोर्स होते हैं। स्टोरेज, इंटीग्रेशन होता है डिसेंट्रलाइज स्टोरेज फैसिलिटीज़ का। मार्केटिंग है, सेल्स और सर्विसेज है। एक तो सेल्फ सर्विस पोर्टल्स बनाए जाते हैं आपके, सोशल मीडिया मार्केटिंग की जाती है, ऐप बेस्ड मार्केटिंग होती है, एनालिटिकल बेस्ड कंज्यूमर सेगमेंट होता है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग होती है। कस्टमर स्मार्ट होम्स होते हैं, डिमांड रिस्पॉन्स मैनेजमेंट होती है, क्रॉस एनर्जी मैनेजमेंट है, डेटा माइनिंग होती है। एग्रीकल्चर सेक्टर कैसे काम करता है? सबसे पहले आपका फार्मर आ गया, उसके बाद एक कंसोलिडेटर्स आ गया, उसके बाद ट्रेडर हो गया, फिर कमीशन हो गया, फिर होलसेलर, रिटेलर और कंज्यूमर। जो चैलेंज एसोसिएट होते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द इंडस्ट्रीज़ के हिसाब से, वो फ्रेगमेंटेड है और अनऑर्गेनाइज्ड है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कोस्ट को देखते हैं, अंडरस्टैंडिंग देते हैं पोटेंशियल ऑफ द वर्किंग कोलेबरेटरी को, और टारगेट कोस्टिंग टेक्निक्स को यूज़ करते हैं प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए। इनबैलेंस होता है पावर का सप्लाई चेन के बीच में। फ्रेगमेंटेड स्ट्रक्चर क्या है इंडस्ट्री का? बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर है वो अनऑर्गेनाइज्ड और फ्रेगमेंट है एक नेचर के हिसाब से। इफ़ेक्टिव रेगुलेशन है, बेसिकली इसके अंदर इफ़ेक्टिव रेगुलेशंस हैं नहीं है। ये वन ऑफ द रीज़न है जो फार्मर बेसिकली एक्सप्लॉइटेड होते हैं इसी की वजह से, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर अनऑर्गेनाइज्ड है, यहाँ पे कोई रेगुलेशंस तो है ही नहीं, और बेसिकली इसी रीज़न के कारण ये लोग एक्सप्लॉइट होते हैं और इन्हें काफ़ी लो मार्जिन पे चीज़ें दी जाती हैं। लैक ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोस्ट एंड प्राइस बाय फार्मर, की रीज़न क्या होता है? बेसिकली उनको अप्रोप्रिएट कोस्ट मैनेजमेंट होती है किसी भी गिवन सेक्टर में, लाइक कोई भी उनको सेक्टर दिया गया, उनको यही नहीं पता होता कि कोस्ट को मैनेज कैसे करना है, और बेसिकली प्रायोरिटाइजेशन भी इसमें कम दिया जाता है कोस्ट मैनेजमेंट टेक्निक के हिसाब से फार्मर्स के बीच में, तभी इसमें लैक ऑफ नॉलेज होती है। अंडरस्टैंडिंग द पोटेंशियल टू वर्क कोलेबरेटरी, जो फार्मर्स हैं वो बेसिकली इनोवेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं कोस्ट मैनेजमेंट में, और वो कॉन्ट्रैक्टिंग टेक्निक्स के हिसाब से काम करते हैं। जो स्कोप है कोस्ट रिडक्शंस का या इम्प्रूवमेंट का प्रॉफिट मार्जिन में, वो फार्मर्स के लिए काफ़ी काम करता है, और जिनमें जो प्रॉफिट होते हैं ट्रांसफ़र होते हैं कस्टमर्स को। जो टारगेट कोस्टिंग टेक्निक्स है वो इन्वॉल्व करती है डिटरमाइन किया जाए कोस्ट को सब्ट्रैक्ट करके रिक्वायर मार्जिन, लाइक आपकी कॉस्ट 10 रुपये आ रही थी और मार्जिन मेरा 2 रुपये के हिसाब से था, तो मैंने 10 में से 2 घटाया तो 8 रुपये आ गए मेरे, तो 2 रुपये जो मैंने मार्जिन था वो घटा दिया, उसके हिसाब से जो मेरी कॉस्ट थी वो आ गई। सो इसी को बेसिकली आप एंटिसिपेटेड प्राइस बोल सकते हो किसी भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए। फ्लक्चुएट करता है प्रोसेस को कॉस्ट मैनेजमेंट के हिसाब से बनाने के लिए, और टारगेट कॉस्ट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जाता है एक एग्रीकल्चर सेक्टर के केस में। इनबैलेंस होता है पावर डिस्ट्रीब्यूशंस का, जो पावर और बार्गेनिंग है वो बेसिकली होल सेलर्स के हाथ में होती है, वो परचेज़ करती है फार्मर्स के हिसाब से, जिसका रिजल्ट होता है जो आपका ओवरऑल मार्जिनस है वो लो हो रहे हैं किसी फार्मर के लिए कंपैरिजन टू द मार्जिन अर्न बाय द होल सेलर्स। तो इस चीज़ को आप बेसिकली इनबैलेंस बोल सकते हो किसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से। कॉस्ट मैनेजमेंट फोकस करती है सारी एक्टिविटीज़ पे, इंटरनल है या एक्सटर्नल है, किसी भी वैल्यू चेन प्रोसेस में हेल्प करता है कॉस्ट के रिडक्शंस में और कॉस्ट के कंट्रोल में। जो लार्ज स्केल एंटरप्राइजेज है वो एंगेज होते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर्स में, और जो एंगेज होते हैं इन्वेस्टमेंट ऑफ द हाई स्केल कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में, जिसमें एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी चाहिए होता है और एफिशिएंट यूज़ ऑफ द प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज चाहिए होता है जो अवेलेबल है उनके डिस्पोजल के लिए। जो एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग्स है उसका बेसिकली आप यही नेम बोल सकते हो कि बेटर मैनर में प्रोवाइड करती है, और जो इनडायरेक्ट कोस्ट एसोसिएट की जाती है प्रोसेस के साथ वो बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर्स के हिसाब से कैरी आउट की जाती है एफिशिएंट मैनर में। बेनिफिट क्या है आपके एबीसी को यूज़ करने के? एक तो आपकी जो कोस्टिंग टेक्निक है वो एडजस्टेबल होती है, फास्टर और मोर एक्यूरेट आपको चीज़ें मिलती हैं, आपकी ज़्यादा डिटेल एनालिसिस इसमें दी जाती है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है भाई? इसी के ऊपर सबसे ज़्यादा बवाल चला हुआ है अब इंडिया में, इसी की वजह से किसान आंदोलन में बैठे हुए हैं। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस वही चीज़ है, मोटी मोटी भाषा में बता देता हूँ। जैसे एग्रीकल्चर है, गेहूँ प्रोड्यूस किया किसी भी किसान ने, तो गेहूँ का आज दाम था 12 रुपये किलो, लेकिन एक ट्रेडर है, साहूकार है, उसने बोला भाई 12 रुपये नहीं, मैं तो 10 रुपये लूँगा। दूसरे ने बोला भाई मैं तो 8 रुपये लूँगा।
पाँचवें ने बोला कि भाई मैं तो इसको 2 रुपए किलो लूँगा। तो भाई किसान की जो उसको बनाने में जो कॉस्टिंग लगी है वो 9 रुपए लगी है। तो 12 रुपए 3 रुपए तो उसको बचने चाहिए उसकी मेहनत के। तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने भैया एक प्राइस फिक्स कर दिया कि भाई 12 रुपये फिक्स हो गया, इससे कम तो तुम खरीद ही नहीं सकते, इससे ऊपर खरीद लो अगर तुम्हें खरीदना है तो। सरकार ने बोला भाई 12 तो मतलब देना ही पड़ेगा डंके की चोट पे। इससे इससे अलावा तो मतलब ये है कि कम नहीं दे सकते, ज़्यादा दे सकते हो। तो वही चीज़ मोटी मोटी क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। तो इसको आप लैंग्वेज में पढ़ सकते हो, ये चीज़ होती है। आईटी सेक्टर अब क्या करते हैं भाई, जो बूम कर रहा है इंडिया में या कहीं भी, वो आईटी सेक्टर है। सबसे ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं बेसिकली मैनेजमेंट करना कॉस्ट की, जो एसोसिएट की जा रही है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सपेंडिचर्स के हिसाब से, जो इनकर्ड की जा रही है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस में। जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑपरेटिंग स्ट्रक्चर्स की, या डिफ़िकल्टी बेसिकली देखी जाती है आपकी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉस्ट एलोकेशन मॉडल के हिसाब से। अगर मैनेज करना है ना मेरे को आईटी कॉस्ट को, तो सारी ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली डेवलप करेंगी सेंट्रलाइज आईटी सिस्टम, जो एक्ट करेगा कॉस्ट सेंटर की तरह, पर्पस ऑफ मैनेजिंग द आईटी बजट। बेसिकली आईटी के बजट को मैनेज करने के लिए ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। और बेसिकली एलोकेशन देखी जाएगी कॉस्ट की, जो एसोसिएट हो रही है आपकी बैक ऑफ द एक्सपेंसेस के हिसाब से, या जो इनकर्ड किए जा रहे हैं बिजनेस यूनिट्स में। ये बेसिकली आप ये देख सकते हो, जो आईटी ऑर्गेनाइजेशंस है ऑर्गेनाइज करती है कॉस्ट सेंटर को। और बेसिकली ये देखा जाता है स्ट्रेटजिक पार्टनर की तरह एक बिजनेस में। जब मोर एंड मोर ऑर्गेनाइजेशंस लार्ज एंड स्मॉल नेचर के ही होते हैं, जो थर्ड पार्टी के लिए ऑप्ट करती है, और जो एलोकेशन है और ऑप्टिंग है क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज की, वो बेसिकली इंटरनल आईटी डिपार्टमेंट्स के हिसाब से देखी जाती है। और वो काफ़ी फाइट करती हैं, हार्ड फाइट करती हैं अपनी रेलेवेंट ऑर्गेनाइजेशंस को बचाने के लिए। आईटी कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन फ्रेमवर्क क्या होता है, कोई भी अमाउंट ऑफ स्पेंडिंग है वो कैरिड आउट की जाती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं आपकी अलाइन होती हैं ऑर्गेनाइजेशन विजन के हिसाब से, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। जो बिजनेस ओनर्स हैं उनकी सेंस ऑफ ओनरशिप होती है कि कंट्रोल करें आईटी की कॉस्ट को इफेक्टिव मैनर में। जो एडिशनल विजिबिलिटी होती है मॉडल की, वो बेसिकली डिटरमाइन करती है अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ द कॉस्ट एलोकेशन आईटी कॉस्ट बर्डन के हिसाब से। जो एलोकेशन मॉडल है वो बेसिकली चूज़ किया जाता है फ्लेक्सिबल, और सेम टाइम पे वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी ना हो। जो एंटायर कॉस्ट है, नंबर ऑफ द आवर्स जितने भी कंज्यूम किए जा रहे हैं हर डिपार्टमेंट के द्वारा, वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं और एक्यूरेट हैं, उसको बेसिकली एलोकेशंस के हिसाब से देखा जाता है। करंट स्टेट्स को डॉक्यूमेंट करते हैं कि बेसिकली आपकी जो करंट स्टेट आईटी डिपार्टमेंट को इम्प्लीमेंट की जाए ऑर्गेनाइजेशंस में, और आइडेंटिफाई करते हैं गैप को और पोटेंशियल वीकनेसेस को करंट स्टेट और पर्पज आइडेंटिफिकेशंस के हिसाब से, जिस हिसाब से आइडेंटिफाई की जा रही है चीज़ें। डेलिमिनेशन ऑफ द टारगेट बिजनेस आर्किटेक्चर, एक बार करंट स्टेट ऑफ द आईटी आर्किटेक्चर आपने देख ली, डॉक्यूमेंटेड कर ली, तो एक टारगेट बिजनेस आर्किटेक्चर आपका बनाया जाएगा। पर्पसेस को एड्रेस करने के लिए और लिमिटेशंस को देखने के लिए आइडेंटिफाई हो रही है। जो फाउंडेशंस है और फॉर्मेशन है क्रक्स का, वो आईटी कोस्ट मैनेजमेंट के हिसाब से होगा। अंडरस्टैंड करेगा जो आपका फ्रेमवर्क है, वो बेसिकली आपका जो खरीदा गया है कस्टम बिल्ट किया गया है कैसा है। और जो क्वेश्चन ये इन्वॉल्व करेगा, जो ग्रेट अमाउंट ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग है और जो रिसर्च है, वो आपकी बेसिकली सारे स्टेक होल्डर्स के हिसाब से इन्वॉल्व होनी चाहिए। तो ये चीज़ थी हमारी चैप्टर की, और ये जो कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।